स्वागत है एक बार फिर से वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 7वीं विषय विज्ञान। सभी प्रश्न का हल करना अनिवार्य है। इसके साथ ही शुरुआत हो रही है। यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ में हम देखें तो जो पहला प्रश्न है, कच्चे आम का रस होता है, तो कच्चे आम का रस होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा या उदासीनीकरण होगा। देखिए, कच्चे आम में जो है अम्ल मौजूद होता है, उसका स्वाद खट्टा होता है, इसलिए इसका रस क्या होगा, अम्लीय होगा। तो अ ऑप्शन क्या हो जाएगा सही उत्तर। फिर आगे हम देखें, जीव जगत के संगठन का सबसे निचले स्तर है, तो सबसे निचले स्तर मतलब क्या कि कोई जीव किससे बनी है। ठीक है, तो किससे बनी होती है, अंग से या कोशिका से या कोशिकाएं से या फिर शरीर से। देखिए, जिस तरह से भवन छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के बना होता है ना, उसी प्रकार से पूरा जीव जो है कि जो मूलभूत इकाई होती है ना, वो होती है कोशिका। तो ये जीव जगत के संगठन का सबसे निचला स्तर होता है, तो ब ऑप्शन हो जाएगा कोशिका। एक समतल दर्पण में आपतन कोण होगा, एक समतल दर्पण में आपतन कोण, जितना आपतन कोण होगा वो टकरा करके उतना ही कोण बना करके फिर रिफ्लेक्ट करेगी, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन का नियम है। तो यहाँ पर अ परावर्तन कोण के बराबर, ये इसका सही उत्तर होगा। फिर आगे हम देखें, निम्नांकित में से विद्युत का सुचालक नहीं है। विद्युत का सुचालक नहीं है यानी उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। तांबा, पीतल, ग्रेफाइट ये विद्युत के अच्छे सुचालक हैं। कांच विद्युत का कुचालक है, तो द ऑप्शन हो जाएगा कांच, ये सुचालक नहीं है। फिर आगे हम देखें, हेक्टेयर इकाई है। हेक्टेयर किसकी इकाई है, मतलब किसको हम हेक्टेयर से नापते हैं। लंबाई, घनत्व, परिमाप ये नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल। फिर आगे हम देखें, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है नाइक्रोम से या टंगस्टन से या क्रोमियम से या टिन से। इसका सही उत्तर है टंगस्टन से बना होता है। क्यों? क्योंकि इसकी गलनांक बहुत उच्च होता है। ठीक है। फिर आगे हम देखें, आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं, क्यों होते हैं सफ़ेद रंग के। देखिए, एक तो उन्हें अपने परिवेश में छिपने में मदद करता है ना, सफ़ेद रंग रहेगा। और आर्कटिक प्रदेश में क्या है, बर्फ ही बर्फ है। तो जंतु यदि सफ़ेद रंग का है और सफ़ेद रंग के बर्फ हैं तो आसानी से दिखते नहीं। तो पहला कारण क्या है, परिवेश में छिपने में मदद करना, छिपने में मदद मिल जाती है। ठीक है, मदद करता है, ये हो गया। और जिससे भी शिकारियों से बच पाते हैं और शिकार को आसानी से पकड़ भी पाते हैं। ठीक है, जैसे ध्रुवी भालू वो सफ़ेद रंग का होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शिकारी से बच पाते हैं, शिकारी से बच जाते हैं। और एक चीज़ और लिख सकते हैं, तीसरा, शिकार पकड़ पाते हैं। ठीक, ऊष्मा संचरण की विधियों के नाम लिखिए। ऊष्मा संचरण की विधियों के नाम, तो 3 विधि होती है, चालन, संवहन और विकिरण। फिर आगे हम देखें, ऊन हमें किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन हमें भेड़, ठीक है, और याक से जैसे जानवरों से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर भेड़ याक का जिक्र जरूर करें। केचुआ हमारे जैसा सीधा खड़ा क्यों नहीं हो सकता। केचुआ में हड्डी नहीं होती ना, और हड्डी ही शरीर को सीधा खड़े रखने में मदद करती है, तो हड्डी नहीं होता, ये इसका आप उत्तर जरूर दें। केचुआ हमारे जैसा खड़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें हड्डियां नहीं होती। ठीक है,
मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? तो तंत्रिका तंत्र में एक तो मुख्य अंग है मस्तिष्क, मस्तिष्क रहेगा ये पहला। फिर दूसरा हम मेरु रज्जु लिखें, मेरु रज्जु जो कि रीढ़ की हड्डी में रहेगी। और फिर तीसरा आप जरूर लिखें तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं। ठीक है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर आपका हेल्प बॉक्स में दे दिया है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो रिक्त स्थानों को पूर्ति करेंगे। तो यहाँ पर अमीबा, पैरामीशियम कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है, तो ये हो जाएगा पहला। जीवधारी आपस में किससे जुड़े रहते हैं? खाद्य श्रृंखला के माध्यम से। जल एक सार्वत्रिक विलायक है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका वर्ग मीटर। और काला रंग उष्मा का अच्छा अवशोषक है, तो ये काला रंग। और चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। ये हो गया छठवां का। तत्व एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तत्व शुद्धतम पदार्थ हैं, तत्व शुद्धतम पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ हैं, है ना। और यौगिक क्या है फिर? यौगिक अशुद्ध है? नहीं नहीं, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात से बनता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दो या दो से अधिक लिखिए, दो या दो से अधिक तत्वों से बनता है। ठीक है। साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है। जबकि यौगिक में दो या दो से अधिक की बात हुई है ना। एक से अधिक प्रकार लिख सकते हैं, एक से अधिक प्रकार। और साथ में हम तत्व की बात करें तो इसको सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी तत्व ऐसे भी सरलतम पदार्थ है, लेकिन यौगिक को सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर दो अंतर तो लिख ही दिए। अब तीसरा जो अंतर हमने बताया उसको आप लोग लिख सकते हैं। फिर आगे हम देखें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, तो लैंगिक जनन एक तरफ मैं लिख देता हूँ, अलैंगिक जनन दोनों में से एक बनाना है, और एक तरफ लिख देते हैं लैंगिक जनन। नाम से स्पष्ट है, अलैंगिक जनन मतलब जिसमें लिंगों की आवश्यकता नहीं है। लिंग मतलब क्या है? नर और मादा की आवश्यकता नहीं है। तो फिर कैसे होगा? एक ही जनक नए जीवों को उत्पन्न करता है, नए जीव बनाता है। और लैंगिक जनन में दो जनक शामिल होते हैं, दो जनक शामिल होते हैं। तो फिर इसमें क्या होगा? इसमें युग्मक का संलयन होगा। लैंगिक जनन में युग्मक बनेंगे, युग्मक का संलयन। युग्मक का संलयन मतलब नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु का मेल होगा, और मेल से फिर युग्मक बनेंगे, और युग्मक से बनता है फिर जीव। लेकिन यहाँ पर युग्मक का संलयन नहीं होगा, युग्मक संलयन नहीं होता। तो ये अंतर हो गया। फिर आगे हम देखें, यहाँ पर मनुष्य के स्वतंत्र तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, यानी तो उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो चित्रों को पाठ्य पुस्तक से आप लोग देख करके बना सकते हैं। ठीक है। वैसे आपको बता दें कि स्वतंत्र तंत्र में
आपका नाक, ठीक, और फिर हम श्वास नली, और फिर हम देखें यहाँ पर श्वसनी, ये दो भागों में बढ़ जाएगा फिर, और ये हो जाएगा आपका फेफड़ा, ठीक है। यहाँ पर और इसको ब्रांचेस में बांट दें, ठीक है। ये इसको फेफड़ा लिख लें, और ये श्वास नली, और ये हो जाएगा नाक। थोड़ा सा इसको चित्र बना दें, ठीक है, आदमी का चित्र बना दें इसको। खैर मेरे से ठीक से नहीं बन पाया, आप यहाँ से ऐसे चित्र बना सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, और यहाँ पर आप नीचे में डायफ्राम, जो कि वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करने का काम करता है, मतलब सीना और पेट को अलग करता है। इसी तरह से उत्सर्जन तंत्र में आप वृक्क बनाएंगे, किडनी, सेम की दानों जैसा, और फिर वहाँ से निकालेंगे मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी निकलेगी, और वो जाके कहाँ खुलेगी, मूत्राशय में, मूत्राशय में खुलेगा, और ये रहेगा आपका मूत्र मार्ग। ये हो गया मूत्राशय, और ये मूत्रवाहिनी, और ये वृक्क, है ना आसान। और इसको आप पेट के वो बनाएंगे, यहाँ से फिर टांग बना सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, ये क्या हो गया आपका उत्सर्जन तंत्र। फिर आगे हम देखें यहाँ पर पृथ्वी में जल चक्र को नामांकित चित्र के माध्यम से बताइए। तो जल चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल पृथ्वी की सतह से वाष्पीकरण होगा। जो जितने भी जल स्रोत हैं उनका, ये जैसे नदी है, नदी लिख लिए, यहाँ पर ये वाष्पीकरण, वाष्पीकरण किसके कारण से होगा, सूर्य की गर्मी के कारण वाष्पीकरण। तो एक सूर्य भी बना सकते हैं यहाँ पर, सनलाइट, सूर्य, ठीक है। और फिर वायुमंडल में जाकर के ये क्या बनाते हैं, वाष्प, बादल बनाएंगे। और जैसा कि ऊपर तापमान ठंडी होती जाएगी तो जो जल वाष्प हैं वो संघनित होती जाएगी। तो यहाँ पर संघनन होगा, संघनन क्रिया, संघनन क्रिया में भाप पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाएंगी। फिर वहाँ से फिर बरसात होगी, वर्षा होगी, और वर्षा के द्वारा फिर से भूमिगत जल बढ़ेगा और नदी नाले में फिर से ये पानी पहुँच जाएगी। तो ये क्या है, एक प्रकार से चक्र ये चलता रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जल चक्र। और जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण के कारण लिखिए। देखिए जल प्रदूषण मतलब जल में हानिकारक पदार्थ का प्रवेश, हानिकारक पदार्थ का प्रवेश जल प्रदूषण कहलाता है। इसका कारण क्या है, इसके कारण क्या है जल प्रदूषण के कारण, औद्योगिक के कारण, उद्योग के कारण, औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अवशिष्ट। और हम जो कहें जो घरेलू कचरा है, घरेलू कचरा, और कचरा को बोलते हैं अंग्रेजी में सीवेज। तीसरा हम लिख सकते हैं तेल रिसाव, ठीक है। ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जल प्रदूषण के कारण। फिर आगे हम देखें अगला, जैसे कि प्रश्न है, परजीवी मृतोपजीवी सहजीवी को उदाहरण सहित समझाना है। तो परजीवी, परजीवी वे जीव हैं जो अन्य जीवों पर या उनके अंदर रहते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर परजीवी
लिख दें परजीवी, अन्य जीव से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो अन्य जीव है उसको कहेंगे परपोषी, है ना, परपोषी को नुकसान होगा। अन्य जीव जिससे परजीवी भोजन प्राप्त करता है उसको परपोषी कहते हैं, तो परपोषी को फिर नुकसान होगा। जैसा कि उदाहरण स्वरूप जू और फीताकृमि। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, मृत यानी होता है मरा हुआ, तो मरे हुए या सड़े हुए, मृत और सड़े हुए पदार्थ से भोजन प्राप्त करता है, से भोजन प्राप्त करता है। उदाहरण स्वरूप कवक, जैसे कि कुकुरमुत्ता, है ना, कुकुरमुत्ता जिसको हम मशरूम बोलते हैं वो कवक है, कवक का उदाहरण है। और इसके अतिरिक्त बैक्टीरिया वगैरह भी इसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। अब आते हैं सहजीवी। सहजीवी मतलब सह यानी होता है साथ, जीवी यानी जीने वाले। तो दो जीव एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं यानी एक घर में रहते हैं वाली बात नहीं है, एक साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, है ना, एक दूसरे, दो जीव एक साथ रह करके एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे है लाइकेन। लाइकेन में कवक, कवक और शैवाल, ये क्या है, इनका सहजीवन, साथ में दोनों जीते हैं। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और मंड के पाचन को समझाइए। देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में सबसे पहले ऊपर में आपका तो मुख रहेगा, फिर उसके बाद आएगी ग्रसिका, यहाँ पर आप मुख लिख लेंगे, फिर ये ग्रसिका, और ग्रसिका और श्वास नली एक ही साथ रहती हैं, है ना, साथ ही साथ चिपकी रहेंगी। फिर आएगा, ये हो गया आहार नली, और ये आहार नली जाके खुलेगी आमाशय में, आमाशय। फिर उसके बाद यहाँ ग्रहणी, फिर यहाँ छोटी आंत, छोटी आंत, और ये छोटी आंत खुलती है बड़ी आंत पर, यहाँ पर ये बड़ी आंत फिर वो मलाशय में खुलेगी, और ये गुदा द्वार, और ये हो गया मलाशय, और ये बड़ी आंत। इस प्रकार से ये क्या हो गया, आपका हो गया है आपका पाचन तंत्र। अब यहाँ पर मंड का पाचन, मंड यानी स्टार्च जिसको बोलते हैं, मंड का पाचन कहाँ होता है? मंड का पाचन, मंड का पाचन मुख, पहला तो ये लिख लिए कि मुख में होता है, और किसके द्वारा? मुख में लार एमाइलेज द्वारा होता है, मुख में लार एमाइलेज द्वारा, जिसमें शर्करा, इसे शर्करा में तोड़ता है, किसको? मंड को, स्टार्च को शर्करा, शर्करा मतलब ग्लूकोज में तोड़ देता है, सरल पदार्थ है,
ठीक है, तो इसी से फिर ऊर्जा मिलती है। तो ये इस चीज़ को आप जरूर लिखें। फिर आगे जो प्रश्न है, चिड़िया ठंड के दिनों में अपना पंख फुला करके क्यों बैठती है? क्यों बैठती है ठंड के दिनों में पंख फुला करके? क्योंकि ऐसा करने से उनके शरीर और पंखों के बीच हवा की एक परत बन जाती है। उनके शरीर और पंखों के बीच हवा की परत बन जाती है। और ये हवा की परत ऊष्मा के, जो कि यहाँ पर हवा की परत बन जाती है, लिखिए। ठीक है, क्योंकि लिख करके आप शुरू करेंगे। जो कि ऊष्मा, क्योंकि शरीर और पंख के बीच हवा की परत बन जाती है, जो कि ऊष्मा के लिए अवरोधक के रूप में कार्य करती है और उसे गर्म रखती है। ठीक है, और गर्म रखती है, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर गर्मी के दिनों में सफ़ेद व हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये ऊष्मा को अवशोषित करने के बजाय परावर्तित कर देते हैं, जिससे शरीर ठंडा रहता है। ये तो पहला का हो गया, पहला अ का, और ये ब का। ठीक है, ब का क्या है? सफ़ेद रंग ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, जिससे शरीर ठंडा रहता है, जिससे शरीर ठंडा रहता है। फिर आगे प्रश्न है, विद्युत घंटी का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि लिखिए। तो विद्युत घंटी एक विद्युत उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसकी क्रियाविधि लिखिए। तो यही आप लिख सकते हैं विद्युत घंटी का। एक तो ये कि वो विद्युत उपकरण है इस चीज़ का। दूसरा चीज़, विद्युत ऊर्जा को किस में वो बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ठीक है, में परिवर्तित करता है। ये हो गया क्रियाविधि। और हम इसके चित्र बनाएं तो आपको पता चलेगा। इसका कुछ इस तरह से चित्र बनेगा। एक तो ये कि ऊपर में बैटरी रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक स्विच बना सकते हैं, स्विच, और ये इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर इस प्रकार से इसको एक डिब्बा में हम रख दें, और यहाँ एक तार जो कि विद्युत चुंबक से जुड़ी रहेगी। ये हो जाएगा विद्युत चुंबक। ये हो गया बैटरी, इसको लिख सकते हैं बैटरी। ये स्विच नामांकित भी करते जाएं। ठीक, और यहाँ पर ये विद्युत चुंबक में एक तार जुड़ा रहेगा, और फिर ये आपके हथौड़े से जुड़ा रहेगा, हथौड़ा। और यहाँ पर एक हथौड़ा के पास यहाँ एक घंटी रहेगी जो कि बजती है। अब यहाँ पर एक संपर्क पेंच रहेगा, ये इस तरह से जुड़ा रहेगा। यहाँ पर एक रहेगा एक संपर्क पेंच। ठीक है, और ये हो गया आपका हथौड़ा, और ये धातु की पत्ती।
ठीक है, ये बन गया आपका विद्युत घंटी। ठीक, अब जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, स्विच ऑन करेंगे तो ये जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत चुंबक हथौड़े को, विद्युत चुंबक शुरू हो जाएगा, उसमें भी विद्युत बहना, तो एक प्रकार से कंपन होगी, और कंपन होगा तो ये जो हथौड़ा जो है वो घंटी से टकराएगा बार बार, जिससे क्या होगी, ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं बच्चों। फिर उसके बाद हम देखें तो ये आपका पूरा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये प्रयास, अब ज़रूर हमें लिखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल आंसर लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से आखिर तक देखने के लिए।